हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, कल की क्लास में हमने बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल करे थे और मैंने ये बताया था आपको किस तरीके से आपको कोर्स को यूज करना है, कौन कौन सी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, किस तरह से पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखना चाहो तो वो देख सकते हो और किस तरह से आप मैथ्स की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्विजेस दे सकते हो जो कोर्स के साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी फैमिलियर हो गए होंगे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं कि किस तरह से हम एप्लीकेशन पे क्लासेस करते हैं। आज का जो सेशन है, आज वैसे हमें चैप्टर वाइज आगे बढ़ना था लेकिन कल सीजीएल में की टीयर 1 के आंसर की आ गई थी, तो मैंने चाहा कि सबसे पहले ना जो सबसे मुश्किल शिफ्ट आई थी पहले वो करा दी जाए आपको, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहे। ठीक है, होता क्या है ना कि एक शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं, उसकी वजह से वो ऐसा लगने लगता है कि पूरा एसएससी का मैथ्स ही डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले हम एक हार्डेस्ट शिफ्ट को सोल्व कर लेते हैं आज, और कल से फिर हम अपने जो शेड्यूल है उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज के दिन पूरे दिन में जितने भी होगा कोशिश करूंगा कि मैं चैप्टर वाइज सारी की सारी शिफ्ट्स को अरेंज करा दूं मैथ्स की। तो जो वो हमारे कोर्स में जो क्लासेस होंगे उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए होंगे तो वो भी मैं आपको साथ साथ कोर्स के साथ ही करवाता रहूंगा। और इस वीडियो के अंदर साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीजीएल 2023 टीयर 1 की, तो कौन सी शिफ्ट्स को आप पहले सोल्व करें। जो हार्ड शिफ्ट्स हैं आप बस उनमें से, अगर टोटल हमारा जो 39 शिफ्ट में पेपर हुआ है और आपके पास टाइम कम है, आप ज्यादा सारी सोल्व नहीं करना चाहते, तो स्टार्टिंग की जो मुश्किल की 8-10 शिफ्ट हैं वो भी सोल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम काम आपका चल जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कहीं से मिलते हैं तो वो आप देख सकते हैं, मुझे टाइम मिला तो जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो अलग से भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। सारी चीजें कट ऑफ की वीडियो के लिए काफी एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कब आएगी। कल मैंने सर्वे फॉर्म शेयर किया था, अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों का डेटा आ चुका है। ठीक है, आज रात तक मैं वेट करूंगा जितने भी लोगों का डेटा आ जाएगा, उसके बाद कल कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी टाइम दे पाऊँ मैक्सिमम टाइम देके एनालिसिस करूं। अगर कल में फिनिश हो गया तो कल रात तक, और नहीं फिनिश हो पाया तो अगले दिन आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी एनालिसिस की। ठीक है, तो काफी सारी चीजें देखने हैं मुझे इस बार एनालिसिस करने से पहले, तो इट विल टेक सम टाइम। और बाकी अभी एक दिन तक तो डेटा ही कलेक्ट होता है, तो आज रात तक तो सिर्फ डेटा ही कलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा। करेंगे स्टार्ट। तो जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट रही है मैथ्स की वो रही है 26 जुलाई की शिफ्ट 1। मैं आपको एक बार सारे दिखा भी देता हूँ, आप सारी की सारी शिफ्ट को सीक्वेंस में देखो कि मैथ्स में लोग एवरेज में कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। ये लगभग 39,000 एस्पिरेंट्स के डेटा के बेसिस पे है कि किस शिफ्ट में लोगों का एवरेज स्कोर मैथ्स में कितना कितना जा रहा है। तो कुछ शिफ्ट बहुत ईजी भी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाली शिफ्ट आ गई मैथ्स की, काफी ईजी है, 20 जुलाई की शिफ्ट 2। और ये वाली हमारे पास 14 जुलाई की शिफ्ट 4। ये सारी इजी शिफ्ट्स में से हैं। एक सबसे इजी है 25 जुलाई की शिफ्ट 4, 41.34 एवरेज जा रहा है लोगों का, तो बिल्कुल ही हलवा पेपर आया होगा। और अगर मैं डिफिकल्ट शिफ्ट्स की बात करूं, अब मैंने ऑन दी बेसिस ऑफ डिफिकल्टी अरेंज करा है, तो सबसे मुश्किल जो शिफ्ट गई है वो गई है 26 जुलाई की शिफ्ट 1, जिसमें लोग एवरेज में सिर्फ 27 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 50। और इस शिफ्ट को जब मैंने पूरा का पूरा सोल्व करा, एनालाइज किया, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे हैं। मतलब अच्छे इन द सेंस कि जिन लोगों ने सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा होता है, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस नहीं करे, या आपके थीफ एंड पुलिस वाले, वो तो सिंपल ही होते हैं वैसे, कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जिन्होंने नहीं करे, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उनके 3-4 से 5 क्वेश्चंस फंसेंगे। और बाकी 20 क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी मैक्सिमम लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ रखी है, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रखा। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स से की हुई है सारी की सारी चीजें, फाउंडेशन बैच की सारी वीडियो देखी थी, उन्हें तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो जिसका कंसेप्ट मैंने ना कराया, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने ना कराया, सब कुछ करा रखा है उस टाइप का। बट फिर भी 4 से 5 अच्छे क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस का लेवल डाउन है। तो 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता था, फिर भी एवरेज इतना कम क्यों रह गया? क्योंकि हमारी जब प्रैक्टिस कम होती है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है लास्ट के लिए। ठीक है, और जो कंसेप्ट हमने पढ़ा भी नहीं है उस कॉन्सेप्ट पे भी हम टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। जिस भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगे कि एक बार की में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो आपको लास्ट के लिए छोड़ना है। लास्ट के लिए जिसने छोड़ दिया होगा वो इस शिफ्ट में भी 40 नंबर लेके आया होगा, जिसने नहीं छोड़ा होगा वो इस शिफ्ट में रह गया होगा 25-30 नंबर पे। ठीक है, जो सीक्वेंस में करते चला गया होगा। तो चलें अब हम आज के पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी कैरी होगी आपकी क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है, यू आर कट ऑफ 140 प्लस, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। जब तक मैं एनालिसिस नहीं करूंगा तो चीजों का मेरे को आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारे पास सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, सभी लोग आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट है, माइनस है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है, तो 1755 डिवाइडेड बाई 39। मैं पूरा सोल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हो सकता है कुछ चीजें हमारी
इस साइड से कट रही हूं, वरना मैं शॉर्ट ट्रिक लगा के से काट भी सकता हूं, 39 का टेबल नहीं पता तब भी। फिर मैं आगे से सोल्व करूंगा अगर ब्रैकेट को, तो पहले डिवीजन सोल्व होगी, तो यहाँ पे 7 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 8 माइनस 7 ये बचेगा मेरे पास 1 और माइनस में 2। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मुझे सोल्व करना है, मेरे को 39 का टेबल नहीं आता, चारों ऑप्शन मेरी इंटीजर वैल्यू में है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसे पूरा काटेगा। अगर ये वाला पार्ट इसे पूरा काटेगा तो आप डायरेक्टली देखो 9 39 है, लास्ट डिजिट है 9, 9 के टेबल में 5 कब आता है, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लास्ट डिजिट तो मेरी 5 आएगी। अब इन तीनों प्लेसेस को अगर मैं 39 से डिवाइड करूंगा, 39 नहीं अप्रोक्सीमेटली 40, तो 40 के कितने टाइम्स जाएगा 175 हमारे पास, क्या ये मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 14 टू 4 160 होता है, तो लगभग जो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए यहाँ पे 45। 45 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 43। क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, 39 का टेबल नहीं आता था, मैंने इसे 3 से 9 से काट के नहीं देखा, मैंने डायरेक्टली सोल्व कर लिया। तो ये चीज आपको भी सीखनी है, छोटी छोटी यूनिटरी मेथड मैंने आपको सिखाया है, और बेसिक डिवीजन भी। कैलकुलेशन ट्रिक वाली जिसने वीडियो देखी होगी 3.5 घंटे की, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और पेड में भी है, वो आसानी से ये चीज यूज कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सेक्शन में कराता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे लेवल का सवाल कराया था, ये कंपेरेटिवली इजी है। क्वेश्चन में क्या था, अ 4 डिजिट्स नंबर ए बी बी ए इज डिविजिबल बाय 4 एंड ए लेस देन बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। फटाफट से सब खुद सोल्व करके देखो कि क्या आप इसे सोल्व कर पा रहे हो। काफी लोग मतलब इसमें रुक जाएंगे जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे इसे। अब सबसे पहले हमारे पास जो ये नंबर है ए बी बी ए, ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 होता है हमारा 2 की पावर 2, और पावर 2 है तो मतलब लास्ट की 2 डिजिट हमारी डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए तो लास्ट डिजिट मेरी 2 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहली चीज जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं समझा रहा हूं आपको डिटेल में कि ए मेरा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो ए क्या क्या वैल्यू ले सकता है, आप कहेंगे सर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ए की मेरी ये वैल्यूज पॉसिबल है, और हमें कहा गया है यहाँ पे कि बी क्या होगा, बड़ा होगा ए से। तो ए का जब भी मैं कोई भी मान रखूंगा, बी का मुझे उससे बड़ा ही रखना पड़ेगा। क्या ए की वैल्यू 0 पॉसिबल है, फटाफट से बताओ। हमारे पास ये 4 डिजिट का नंबर है ए बी बी ए, अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता हूं तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास 0 पॉसिबल है ही नहीं। ए क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, अगर मैं ए को 2 रखता हूं तो बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। आप कहेंगे सर बी का मान जो होगा वो 2 से बड़ा ही होगा, तो वो 3 से लेके 9 तक, क्योंकि डिजिट्स है सारी की सारी, कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन बी का मैं यहां पे वही मान रख सकता हूं जिससे मेरे पास ये दोनों नंबर जो बनेंगे ये किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं 4 का टेबल देखता हूं, 4 इंटू 3 होता है 12, ठीक है, तो ये 1 आ सकता है। 22 क्या आता है 4 के टेबल में, नहीं आता। तो यहां पे फिर मेरे पास जो वैल्यू चलेंगी, यहाँ पे 3 आएगा, 32 4 से डिविजिबल होता है, 52 डिविजिबल होता है, 72 डिविजिबल होता है और 92 डिविजिबल होता है। तो मेरे पास ये वैल्यूज यहाँ पे बी की आ सकती हैं। 1 में रख नहीं सकता क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 2 से छोटा हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, आप कहेंगे सर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो कितनी वैल्यूज हो गई मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो गई 4 वैल्यूज। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे अब जब मेरे पास 4 आया तो आपको पता होगा कि 4 के टेबल में यहाँ पे इस प्लेस पे 4 कब आता है, या तो 0 4 हो या 2 4 हो या 6 4 हो या 8 4 हो, या फिर मेरे पास बस इन्हीं केसेस में हमारे पास 4 आता है। 0 रख नहीं सकता, 2 रख नहीं सकता, 4 4 भी आता है, 4 4 6 4 और 8 4। यहां ना 4 रख सकता मैं, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि 4 बी के बराबर है, यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे या तो 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, या तो 6 आएगा यहाँ पे या फिर 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज मेरी ये हो गई। अब जैसे हमारे पास 2 के केस में होता है, सेम चीज हमारी 6 के केस में भी रिपीट होने लग जाती है। जैसे 112 कट रहा था, ऐसे 116 कटेगा, फिर 36 कटेगा, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ सकती हैं वो क्या होंगी, इस केस में सारी की सारी ओड थी तो ओड ही वैल्यूज आ सकती हैं। 4 से बड़ी ओड वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है बी की, तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू बची। आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 7 आ सकता है और मेरे पास यहाँ पे 9 आ सकता है। क्या ये 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, सॉरी एक सेकंड, हम 6 पे थे, मैं गलत चला गया यहाँ पे।
6 के केस में हमारे पास क्या वैल्यू होंगी, यहाँ पे दो वैल्यू बचेंगी, 7 बचेगा और हमारे पास यहाँ पे 9 बचेगा, तो दो वैल्यू मेरे पास ये हो गई। अब बारी आती है 8 की, तो मैं यहाँ पे b को 8 तो नहीं रख सकता, तो कौन सी वैल्यू बची, सिर्फ बची 9। अगर मैं 9 रखता हूं, क्या 98 मेरा 4 से कटता है, नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं बचेगी। तो टोटल कितने केसेस बने, 4 और 4 8, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल 8 वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं तो इसलिए डिटेल में गया मैं यहाँ पे, वरना ये बहुत कम टाइम में किया जा सकता है सवाल, ठीक है। आपको आइडिया होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट में 2 होता है या 6 होता है, तो उस केस में हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट में ओड वैल्यूज आती हैं, ठीक है। 4 होता है, 8 होता है हमारे पास, तो या 0 होता है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट पे इवन वैल्यूज आती है जब हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे ये वैल्यूज हो तो सेकंड लास्ट डिजिट पे इवन वैल्यूज होती है 4 के केस में, अगर 2 या 6 हो तो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट पे ओड वैल्यूज होती है। ये हमें पता होता तो हम डायरेक्टली ये चीज चेक कर सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना था, ये वाला पार्ट सिर्फ समझाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। जो 10 बोल रहे हैं वो गलत है, ये वाला क्वेश्चन इसलिए ही अच्छा था क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। मेरे iOS में बार बार स्ट्रीम हो रही है, इंटरनेट सही है, तो एक काम कर लेना, आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देख लेना, अगर किसी को हल्का सा स्ट्रीमिंग का इश्यू आ रहा है, वैसे आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे फॉल्टी वेट का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, आर्स वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम, ठीक है। एक वेटिंग मशीन है जो 400 ग्राम दिखाती है, अगर तुम 300 ग्राम 350 ग्राम उसमें सामान रखते हो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमंड्स इज 880 पर केजी, ठीक है। बादाम की जो कीमत है वो 880 रुपए पर किलो है, ये कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है। और 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं इस फॉल्टी मशीन से बेचने के लिए। क्वेश्चन में कहता है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए एक पैकेट का, जिससे कि हम यहाँ पे 25% का लाभ अर्जित कर सकें, 25% का प्रॉफिट अपना सकें, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब पे भी डाली गई है, जो आप देख सकते हैं अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे फ्यूचर में। बाकी इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है, स्टेटमेंट के साथ चलते रहो, ठीक है। 400 ग्राम शो करती है कितने में, 350 ग्राम जब हम सामान भरते हैं, हमें 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं फोल्टिंग मशीन से ही, तो 200 ग्राम के अगर हमें पैकेट बनाने हैं तो एक्चुअली में उसमें कितना वेट आएगा, 175 ग्राम आएगा, है ना। अगर 175 ग्राम की बात करूं, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस है 880 रुपए, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 880 डिवाइडेड बाय 1000। 175 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 175। तो 175 ग्राम का पैकेट जो है हमें इतने का पड़ेगा। हमें 175 ग्राम का जो हमारा एक्चुअल में 175 ग्राम है वो कन्वर्ट होगा 200 ग्राम में जब हम बेचने जाएंगे। तो 175 ग्राम का अगर लागत मूल्य इतना है, मुझे इस पे कितना प्रॉफिट कमाना है, 25% का। 25% क्या होता है, 1/4, तो 1 बढ़ाएंगे 4 में, तो मुझे इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने इस पैकेट को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो इस मूल्य पे मैं अपनी वस्तु को बेचूंगा। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है, सिर्फ सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल होगी, 25 से काटूंगा तो 7 और यहाँ पाएगा मेरे पास 4, 4 से इसे काटूंगा तो 22, 2 से काट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 11, ठीक है। 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 385 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 192.5। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। तो जो 200 ग्राम का पैकेट है जब हम बेचने जाएंगे तो हमें कितने का बेचना है, 192.5 का। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 175 ग्राम, क्योंकि हम एक्चुअली में दे रहे हैं, मैंने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला। 175 ग्राम का पैकेट का जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उस पर मैंने 25% का प्रॉफिट लगाया, तो मुझे इतने का बेचना है वो 175 ग्राम का पैकेट। एक्चुअल में उसमें 175 ग्राम है, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो वो 200 ग्राम के पैकेट के नाम पे बिकेगा, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 200 ग्राम का पैकेट जो हम बेचने जा रहे हैं वो 192.5 रखना पड़ेगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सवाल ठीक था, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बस सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, एग्जाम में देख के ना एकदम घबराहट सी हो जाती है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ना कर रखे हो। तो मैं कहता हूं हर एक टाइप आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। अब ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत ही बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 11 days बट 16 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे।
द वर्क एज अ रिजल्ट गोट कंप्लीटेड इन 15 डेज, हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली इन द ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में कुछ लोग रहे होंगे, ठीक है, वो उस काम को 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि हर एक दिन बाद 16-16 लोग काम को छोड़ के जाने लग गए, जिसकी वजह से उस काम को करने में कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। तो हमें बस ये बताना है कि टोटल कितने लोग थे जो काम पे जाने वाले थे स्टार्टिंग वाले दिन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में टोटल हमारे पास कितने लोग रहे होंगे, एक्स लोग रहे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास रहे एक्स। एक एम्प्लॉय एक दिन में मैं मान लेता हूं कितना काम करता है, एक काम करता है। तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि सारे के सारे एक्स लोग अगर 11 दिन तक लगातार काम करते तो कितना काम करते। आप कहते हैं सर टोटल वर्क हो जाता है मेरा एक्स इंटू में 1, तो एक दिन का काम तो हो गया एक्स और एक्स पीपल का, और 11 दिन तक काम करते तो टोटल काम इतना करते। अब चाहे आदमी घटे या बढ़े, टोटल काम तो मेरा बराबर ही रहेगा, और टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में हम टोटल वर्क को ही इक्वेट करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड कंडीशन में, जब 15 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और लोग काम को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले दिन कितने लोगों ने काम किया होगा, एक्स लोगों ने काम किया होगा। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो एक्स लोगों ने एक दिन में कितना काम करा, एक्स काम करा। ये फर्स्ट डे का वर्क आ गया। अगले दिन क्या हुआ, 16 लोग छोड़ के चले गए, तो कितने लोग काम करेंगे, एक्स माइनस 16 काम करेंगे। फिर मेरे पास क्या होगा, ये सेकंड डे का काम आ गया। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं 15 दिन तक काम चला, तो 15th डे कितना काम हुआ होगा, क्या ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर पहले दिन का काम, दूसरे दिन का काम, तीसरे दिन क्या होगा, 16 और छोड़ के जाएंगे, तो x माइनस 16 इंटू में 2 ऐसे चलेगा। तो 15th डे कितना काम हुआ होगा, आप कहेंगे सर सेकंड डे से क्या हो रहा है, सेकंड डे में 16 लोग छोड़ रहे हैं, थर्ड डे में 16 इंटू 2 लोग छोड़ेंगे, तो 15th डे में x माइनस 16 इंटू में 14 लोग छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पास 15th डे में काम इतना होगा। मैं थोड़ा सा यहां पे रब कर देता हूं, ये मेरा टोटल वर्क के बराबर हो गया। डन। अब सोल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे टोटल 15 दिन तक काम चला है, तो x कितनी बार ऐड हुआ है, x x x x, ये तो 15 टाइम्स आएगा, तो ये हो गया 15x। और यहाँ पे माइनस में सब जगह माइनस को कॉमन ले लूं, ये सारा माइनस, और 16 को भी कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 16 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 14, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 11x के बराबर हो जाएगा। सोल्व कर लो, आंसर निकाल लो। 15x में से 11x को घटाऊंगा तो 4x हो जाएगा मेरे पास, और ये किसके बराबर 16, और 1 से लेके 14 तक का योग है। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा दोगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास 14 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करूंगा, 4 से काटूंगा तो ये 4, 2 से काटूंगा तो ये 2 बचेगा, और मेरे पास x का मान कितना आ गया, 14 इंटू 15 होता है 210 इंटू में 2 420। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्या सभी लोगों को सवाल समझ में आया अच्छे तरीके से? सिंपल सवाल था, बहुत बार आपने करा होगा, मैंने एक क्रैश कोर्स जो डाला था उसमें भी इस टाइप के सवाल कराए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। कहता है हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एक जो सर्कल है उसका रेडियस है 12 और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस हमें 8 दे रखा है। हमें बताना है कि जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ क्या होगी। अब इस केस में दो टेंजेंट बनती हैं, एक तो ये वाली इस टाइप की बनती है, इसकी तो लेंथ 0 होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ये वाली टेंजेंट, तो हमें इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 रूट में r1 r इंटू आर, मतलब r एक बड़ा सर्कल का रेडियस और r छोटे सर्कल का रेडियस। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 रूट में 12 इंटू में 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 दोनों से बाहर निकल जाएगा, 4 2 जा 8, अंदर बचेगा मेरे पास 3 इंटू में 2 दैट इज 6। ये मेरे इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये फिगर बस मैंने आपको समझाने के लिए बना दी, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ते ही आप डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करके अपना आंसर बता सकते थे। ठीक है, मैं आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अगर ऐसे बना दूं तो ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हमेशा हमारा क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है मेरे पास अंडर रूट में दो सर्कल के जो बीच की दूरी होती है, अगर मैं इसे मान लू d, तो ये होता है हमारे पास d²
माइनस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच में, उसमें हम माइनस करते हैं दोनों सर्कल के रेडियस के होल स्क्वायर। ठीक है, और दो सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी भी दूरी पे हैं, तो उनके बीच, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा उनके रेडियस के सम से बड़ा होता है। चलें आगे, ये छोटी छोटी सी चीजें, फॉर्मूला जिसको याद था, अगर इस केस में आप क्या कर दें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी जब दोनों सर्कल आपस में टच करेंगे, सॉरी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 8। यहां पे 12 प्लस 8 पुट करके अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आएगी। चले आगे, दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी उनके रेडियस के सम के बराबर होता है। अब हमारे पास थीफ से रिलेटेड सवाल है, करो ट्राई एक बार, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चार 400 ग्राम से 350 ग्राम का यूज करा तो है हमने क्वेश्चन में। जो आईसीआर के पेपर हुए हैं उसके भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कोर्स के दौरान करा दूंगा। ठीक है, इंक्लूडेड होंगे, आप जब कोर्स की शीट देखेंगे तो उसमें मेंशन होगा ये इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन है। जुलाई वाले मैंने फिल्टर कर लिए हैं वो सारे क्वेश्चन, जो भी ठीक ठाक मुझे लगे सारे शिफ्ट से। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स। एक चोर है, उसने एक आइटम को चुराया और भागने लग गया किसी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक पुलिसमैन क्राइम स्पॉट पे आता है आफ्टर 6 मिनट्स एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीफ। साथ ही साथ 6 मिनट के बाद जैसे ही वो क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है वो थीफ का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। 24 मिनट के बाद जब पुलिस मैन थीफ का पीछा कर रहा था तो ये देखा जाता है कि अभी भी थीफ उससे 400 मीटर की दूरी पे है। तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीफ एंड व्हाट इज द स्पीड एट विच द पुलिसमैन रन। ठीक है, तो हमें बताना है कि जहां पे क्राइम हुआ था उस पर्टिकुलर पोजीशन से जहां पे थीफ पकड़ा गया वहां तक की दूरी कितनी है और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये वो स्पॉट है जहां पे क्या हुआ, चोरी हुई। थीफ की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे कहता है कि जब पुलिसमैन स्पॉट पे पहुंचा तो 6 मिनट के बाद पहुंचा, तो 6 मिनट के बाद अगर पुलिसमैन पहुंचा है तो 6 मिनट तक तो क्या हुआ होगा, थीफ भागा होगा, तो थीफ ने कुछ दूरी तय कर ली होगी। छह मिनट के बाद पुलिसमैन आया तो 6 मिनट तक पुलिसमैन थीफ ने क्या करा होगा, कुछ दूरी तय करी होगी। थीफ की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करी होगी उसने। आप क्या होगे सर, 20 इंटू में किलोमीटर पर आवर है, 6 मिनट है, मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो 6/60 डेट इज 1/10, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो यहां पे थीफ ने कितनी दूरी तय कर ली, यहां पे थीफ ने तय कर ली 2 किलोमीटर की दूरी। अब थीफ यहां पे है, थीफ इस डायरेक्शन में भागेगा, पुलिस भी उसके पीछे भागेगा। ठीक है, कहता है कि 24 मिनट के बाद क्या हुआ कि उनके बीच का गैप कितना हो गया, 400 मीटर का गैप रह गया। ठीक है, स्टार्टिंग में गैप कितना था अगर मैं मिनट की फॉर्म में देखूं, 6 मिनट का जब डिफरेंस था पुलिसमैन और थीफ में तो गैप था मेरे पास 2 किलोमीटर, जिसे मैं 2000 मीटर लिख सकता हूं। और 24 मिनट जब पुलिस वाला उसके पीछे भागा तो हमारे पास गैप कितना रह गया, सिर्फ 400 मीटर का गैप रह गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 24 मिनट जब पुलिस वाला थीफ के पीछे भागा तो 24 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली, इस 24 मिनट में उसने 2000 में से 400 मीटर को घटाऊंगा तो उसने 1600 मीटर की दूरी तय कर ली। अच्छा आप ये बताओ, बची है 400 मीटर की दूरी, 24 मिनट में 1600 मीटर का गैप कवर हुआ है तो 400 मीटर का गैप कितने टाइम में कवर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसे डिवाइडेड बाय 4 कर दूं अगर मैं, तो अगले 6 मिनट के अंदर ये कितना, ये 400 मीटर की दूरी भी तय हो जाएगी। तो टोटल जब पुलिस वाला थीफ के पीछे भागना स्टार्ट करा तो उसे कितना टाइम लगा थीफ को पकड़ने में, आप कहेंगे सर 24 मिनट यहां पे और 6 मिनट यहां पे, टोटल 30 मिनट्स के अंदर पुलिस वाले ने थीफ को पकड़ लिया। ठीक है,
अब आप ये बताओ कि थीफ ने कितनी दूरी तय करी होगी 30 मिनट में। तो थीफ की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 20 इंटू में 1/2 ये हो गया 10 किलोमीटर। तो थीफ ने कितनी दूरी तय करी 10 किलोमीटर। तो चोरी के स्पॉट से टोटल थीफ कितना डिस्टेंस भागा। आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर पहले ही भाग चुका था पुलिसमैन के आने से पहले, तो ये मेरा कितना हो गया 10 + 2 दैट इज 12 किलोमीटर। जो मेरी दूरी है वो है 12 किलोमीटर। चारों ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो 12 किलोमीटर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही दर्शाता है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से करूं तो मेरा ये डिस्टेंस निकल चुका है। अगर आपको स्पीड भी निकालनी है पुलिसमैन की तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर की दूरी है, जब स्पॉट के बाद 12 किलोमीटर आगे पुलिसमैन ने क्या करा, थीफ को पकड़ा, कितना टाइम लिया, टोटल 30 मिनट्स ली। तो पुलिसमैन की स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर कवर किए गए हैं 30 मिनट्स के अंदर, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2, और पुलिसमैन की स्पीड आ जाएगी मेरे पास 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं इस तरीके से। दो हजार द्रोणाचार्य वैसे 2022 वाला जो आया था, अगर वो सोल्व करोगे तो इस बार का मेंस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट एग्जाम्स है उनके अच्छे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आपको जरूर करने होंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो टीयर 2 का जो रिकॉर्डेड बैच है आप वो वाला पूरा का पूरा कर ले। ठीक है, आपके कुछ टॉपिक्स बचे हैं तो वहां से कवर करके आपका काम चल जाएगा, या फिर कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल कोर्स से कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक ठीक ठाक हैं, अभी कुछ भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीजें मेंस के हिसाब से पढ़नी है, तो आप जो बैच चल रहा है 2023 टीयर 2 का उसमें फॉलो करें। अब जैसे ये वाला सिंपल सा सवाल है, कहता है हमारे पास एक चार्ट दे रखा है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आई है यूरो के अंदर, मतलब यूरो एक करेंसी है यूरोप की, ठीक है, वहां वो दिखा रखा है यहाँ पे बिलियंस में। तो 1992 में इतनी एफडीआई आई इंडिया में, 1993 में इतनी, 1994 में इतनी, इस तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन में पूछता है कि 1992 से लेकर 1995 के बीच में एवरेज में हमारे पास कितनी एफडीआई आई, नियरेस्ट वन इंटीजर बता दो। तो 1992 से लेकर 1995 के बीच में इनका सम करना है और एवरेज निकालना है बस, और नियरेस्ट टू एन इंटीजर। चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अगर मैं इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन करूं, वैसे तो आप सम कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं इसमें देखता हूं यहाँ पे, अगर पहले ये कर लूं मैं 10, 12, 22, 32 और 7, 37, तो यही हो गया मेरा। फिर पॉइंट वाली वैल्यू 0.7, 1.1, 1.23, तो 38.23 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 9.5 के आगे कुछ जाएगा, 5 से बड़ी वैल्यू कुछ जाएगी, नियरेस्ट टू एन इंटीजर क्या हो जाएगा 10। ये मेरे सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। जैसे आपने 38 से बड़ी वैल्यू देखी थी, आप कहते 4 से डिवाइड करके जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 8, 7 तो आ ही नहीं सकता, 9 या 10 में से होगा, लेकिन 38 से बड़ा है तो 9.5 से बड़ी वैल्यू जा रही है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 बनेगा। कैलकुलेशन सिंपल थी। देखो हर शिफ्ट में अच्छे सवाल भी होंगे और दो चार मुश्किल मतलब 2-4 अच्छे सवाल भी होंगे, और बाकी के सवाल मैक्सिमम इजी ही होते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल दे रखा है कि हमारे पास क्या है, एक कोन है, ठीक है, उसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 60, उसका रेडियस ऑफ बेस दे रखा है हमें 21, और हमसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, रेडियस हमें कितना दे रखा है 21, और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 60। सोल्व करके आंसर निकाल लो, इसमें कोई ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हैं कि 11 से कोई कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन दो ऑप्शन करके तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन सिंपल सी है, सोल्व भी कर लो। यहाँ पे मेरे पास आएगा 3, ठीक है, ये मेरे पास 180 बनेगा, 180 इंटू 22, 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 16 दैट इज 384। मैंने कैलकुलेशन कर ली, ये 3840 मेरे पास, सॉरी 3960 आएगा ना, 4 कटाएंगे, मैंने 16 कटा दिया, 3960, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, बाकी आपके पास एक जीरो रहता, जीरो के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट 2, 6, 2 और 8 है। आप यूनिट डिजिट ट्राई करके देखते हैं, आप देखते हैं यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी, तो वहां पे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता, पूरी कैलकुलेशन नहीं भी करते तो। मल्टीपल मेथड्स यू कैन फॉलो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी तो इसमें क्या ही कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स बताऊं मैं, डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते थे। ठीक है, बाकी जो लोग YouTube पे इस वीडियो को देखेंगे वो आरबी एप्लीकेशन पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज में, अगर वो SSC 2023 कोड यूज करते हैं।
आगे नेक्स्ट सवाल हमारे पास, ये हमारे पास एक डीआई का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पहले भी कई बार पूछ चुके हैं सिमिलर डीआई में। 2017 टीयर 2 में तो 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही इस टाइप के डीआई पे आए थे, और बाकी उसके बाद भी एसएससी सीजीएल में बीच बीच में इस टाइप के डीआई पे सवाल पूछे गए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप डीआई इस टाइप का पहले कर रखा होगा तो आप इसे समझ के गिवन टाइम के अंदर विद इन 1 मिनट कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, इसका अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं बता देता हूं। हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इसकी कुछ पॉपुलेशन रही होगी, इनकी टोटल पॉपुलेशन में कितने % लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, मेल और फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या है। जैसे अगर बिलो पॉवर्टी लाइन इतने हैं, अगर मैं यहाँ पे पूछता आपसे कि भैया अबव पॉवर्टी लाइन बता दो, तो अबव पॉवर्टी लाइन क्या होते, आप कहते 25%, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 75% अबव पॉवर्टी लाइन। ऐसे यहाँ पे 87, समझा रहा हूं बस मैं, क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने सारे अबव पॉवर्टी लाइन होते मेरे पास लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टेट के, उसमें मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन क्या है वो यहां पे दे रखा है। अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन यहां पे दे रखा है। ये हमारा है डीआई। अब इस पे बेस्ड सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहता है अगर स्टेट बी और स्टेट सी दोनों की प्रत्येक की पॉपुलेशन हमारे पास टोटल 6000 है, तो हमें बता दो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी होंगे इन दोनों स्टेट्स में, ठीक है। तो अगर दोनों की पॉपुलेशन 6000 है, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाकी आप डायरेक्टली कॉमन लेके भी 6000 को क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट बी और सी दोनों को लेके चलना है हमें, मैंने स्टेट बी की बात करी, ठीक है, पॉपुलेशन है 6000, टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है 13%, ठीक है, इसका 13% निकाल लिया बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है इसमें फीमेल्स कितनी होंगी बिलो पॉवर्टी लाइन, मेल और फीमेल का रेशियो है 8:5, तो फीमेल होगी 5, जब टोटल कितने होंगे 8 + 5 13 की पॉपुलेशन में 5 मेरे पास क्या है फीमेल है, तो यहां पे लिख सकता हूं 5/13। ये टोटल फीमेल्स आ गई बिलो पॉवर्टी लाइन इन स्टेट बी। अगर स्टेट सी की बात करूं तो टोटल मेरे पास कितने लोग हैं 6000 लोग हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं 26% हैं। और इसमें अगर फीमेल की बात करूं तो मेरे पास 4 फीमेल है, मेल है 9, तो टोटल फीमेल कितनी हो गई 4/9 + 4 दैट इज 13। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बेसिक से अगर हम करते हैं तो आप इसमें कुछ चीजें कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे 6000 कॉमन आ जाएगा, 13% इन दोनों में कॉमन निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना यहीं पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देयर इज नथिंग बिग इन दिस क्वेश्चन। 13% से काटूंगा 1% बचा, यहां से काटूंगा तो मेरे पास ये 2% बचा। तो मेरे पास यहाँ पे 6000 है, परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा 60 बचेगा, यहाँ पे भी परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा 60, दोनों में 60 को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 4 × 2 8। तो मेरे पास 60 × में 13 करूंगा तो मेरे पास 780, ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर हो। क्लियर है सभी लोगों को? चले आगे। कहने को तो ये भी देखा जा सकता था कि जब हमारे पास 6 कॉमन आ ही रहा था, हमने सब काट लिया था, तो मेरा आंसर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो 6 से कटने वाला 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, एक ये था एक ये, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। जब सिंपल कैलकुलेशन हो पूरा सोल्व करो, अगर मुश्किल कैलकुलेशन लग रही है तो ऑप्शन पे जाने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कई बार कैलकुलेटिव लगता है बिगिनर्स को, लेकिन जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है उनके लिए कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, उन्हें पता है, यूज करेंगे उनका आंसर आ जाएगा। कहता है कि एक बोट है जो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 आवर्स के अंदर, ठीक है। 5 आवर्स के अंदर ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या रहेगी। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम में मान के चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है u, और 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है v। जबकि जहां u किसके बराबर होता है, अगर मैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x मान लूं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मान लूं, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम x - y, और 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना लगेगा 1/x + y। ये मन मन में होता है, ये लिखना नहीं होता। अब यहां पे सोल्व करेंगे, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए तो कितना टाइम लगेगा 20 u टाइम लगेगा,
44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए तो कितना टाइम लगेगा, 44 भी टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा इस जर्नी में, 8 घंटे लगे। अब नेक्स्ट केस में कहता है हमें 5 घंटे लगते हैं जब हम 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं। यही है, सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे ये 44 है, ये मेरे पास 22 है। v वाले पार्ट को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, 10 - 8 ये बचेगा 2 और यहाँ पे 30 - 20 मेरे पास बचेगा 10u और यहाँ से मेरे पास u का मान आ गया 1/5। u का मान यहाँ पे 1/5 रखूंगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, 8 में से 4 गया 4। v का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 से 44 को काटूंगा 11 तो 1/11। अब आपको सीधा सीधा पता है 1 u क्या होता है, 1/x माइनस वाई, ये होता है मेरे पास 1/x प्लस वाई। मुझे किसका मान निकालना है, x और y, x का मान निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो x माइनस वाई इतना है, x प्लस वाई इतना है, तो x क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। दोनों को सम करूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 5 + 11 दैट इज 16, x का मान आ जाएगा मेरे पास 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, एग्जाम में हम सिर्फ इतना लिखते हैं, ये पार्ट लिखते हैं इतना, और फिर हम डायरेक्टली ये वाला पार्ट और ये इतना हम एग्जाम में लिखते हैं। तो 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है अगर हमारे स्टेप्स क्लियर हो कि u क्या है, v क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसे इस चीज के लिए लगती है प्रैक्टिस। अब ये बिल्कुल सवाल, आसान सा सवाल, कोसेक 30 माइनस कोस 60 का मान बता दो। कोसेक 30 होता है 2, कोसेक 60 होता है मेरा 1/2। सोल्व करेंगे तो आ गया 3/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, आंसर्स लिखे हुए हैं इनके, कैसे लिखा हुआ रहेगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल सा सवाल। रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। रवि इनिशियली क्या करता था कि 20% अपनी मंथली इनकम का सेव करता था। रिसेंटली उसकी इनकम जो भी 25% से रेज कर गई तो उसकी जो नॉमिनल सेविंग थी पहली वो 5% से इंक्रीज कर जाती है। तो हमें बताना है What % of the present nominal income does रवि currently save। जो प्रेजेंट की इनकम है रवि की, उसका कितना प्रतिशत वो सेव करता है। तो आप कहेंगे सर पहले मान लो उसकी इनकम 100 थी ओल्ड, तो वो कितना करता था, सेव करता था वो 20%, तो 20 रुपए सेव करता था। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, उसकी इनकम बढ़ गई है 25% से, तो 25% से बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 125। ये उसकी हो गई नहीं इनकम। सेव कितना करता है, उसकी जो पुरानी सेविंग थी वो बढ़ी 5% से, तो 20 का 5% कितना होगा, 5% होता है 1/20, तो इसका 1/20 लगाऊंगा तो मतलब 1। तो इसकी जो सेविंग है वो 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई, 21 हो गई। तो कितना परसेंट वो इनकम का सेव कर रहा है हमें यही बताना है। तो 21/125 गुना में 100, ये उसकी नई सेविंग आ जाएगी। सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे 25 से काटूंगा 4/5, 84 डिवाइडेड बाय 5%, और यहाँ पे 5 को कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 84 × 2 16.8, 16.8%। नीचे 10 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। वरना आप देखते पॉइंट में कट नहीं रहा, 84 5 से कटेगा नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शन में पॉइंट में यही था, तो यही आंसर है। चले आगे। सिंपल पेपर था, बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को करा रहा हूं, वरना इसे और फास्ट तरीके से मैं डायरेक्टली ऊपर से सिर्फ आंसर लिख भी सकता था इस तरह के सवालों का। जैसे ये वाला सवाल है, x² + 1/x² 6 दे रखा है, हमसे पूछा x⁴ - 1/x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है, अब x⁴ - 1/x⁴ होता है x² + 1/x² इंटू में x² - 1/x² से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। अगर x² + 1/x² मुझे दे रखा है तो x² - 1/x² क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट में x² + 1/x² का होल स्क्वायर दैट इज 6² माइनस में प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस में 4, ये आएगा प्लस माइनस रूट में 32, जो कि हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 4√2। सबको क्लियर यहां तक। अब ये प्लस माइनस 4√2 है, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है हमें, x क्या है 0 और 1 के बीच में है। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ये बताओ कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस वाला भी है प्लस वाले भी हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें पता करना पड़ेगा कि आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आप कहेंगे सर देखो
x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में है तो x बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा, फटाफट से बताओ। एक छोटी सी वैल्यू 0.2 है मेरे पास, तो अगर x 0.2 है तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। x कितना हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब 0 और 1 के बीच में मेरी वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, 1/x मेरा बड़ा होता है किससे, x से। क्या ये चीज क्लियर? अगर 1/x बड़ा है तो 1/x² ये क्या होगा, बिगर वैल्यू होगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये वाली मेरी वैल्यू स्मॉलर होगी। और अगर ये स्मॉलर हुई तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव में। तो ये -4√2 मेरे पास x² - 1/x² की वैल्यू होगी। सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ चुका है, ये था मेरे पास 6, ये है मेरे पास -4√2, आंसर हो गया -24√2। क्लियर है सभी लोगों को? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स नहीं होंगे तो कंफ्यूज होगा, 24√2 या -24√2 प्लस माइनस दोनों लगा के तुक्का लगाए होगे। तो ये कंसेप्ट भी पता होने चाहिए छोटे छोटे से। चले आगे। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था हमारे पास। हम इसे जैसे x² + 1/x² था, इसे पहले x⁴ + 1/x⁴ निकालते, फिर उसे कन्वर्ट कर लेते x⁴ - 1/x⁴ में। वो वाला तरीका मैंने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि उसमें जो पावर्स होती है वो बड़ी हो जाती। क्यों, आपको पता होना चाहिए कहां कौन सा मेथड लगाना है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करता मैं कहता यहाँ पे x² + 1/x² अगर 4 है तो इसकी पावर 4 करके करता मैं, तो मेरे पास हो जाता है ये 6² - में 2 दैट इज 34। अब मुझे इसे आगे सोल्व करने के लिए x⁴ - 1/x⁴ निकालता, तो ये आता प्लस माइनस अंडर रूट में 34 का होल स्क्वायर माइनस में 4। तो पहले तो 34 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद -4 करोगे तो उसे रूट में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज अ टीडियस टास्क। ठीक है, तो उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वरना आप ये करते कि 4 को 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते, 34 - 2 34 + 2, फिर उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। प्लस माइनस के लिए तो वही काम करना था जो मैंने यहां पे किया था, तो वहां से आप माइनस पे पहुंच जाते डायरेक्टली। ठीक, इसे आप कर सकते हैं, अगर इस तरीके से भी जाते हैं तो 34, इसे 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 34 + 2 दैट इज 36, 34 - 2 दैट इज 32। यहां से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 इंटू में 4 दैट इज 24, 6 यहां से बाहर निकलेगा, 4 यहां से, तो 24, और यहां पे बचेगा मेरे पास √2। ये हमारा अल्टरनेट मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलोइंग 18% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर क्या करता है, अपनी गुड्स को 18% के डिस्काउंट पे बेचता है, फिर भी उसे 30% का मुनाफा हो जाता है। अगर वो अपनी गुड्स को 12% का डिस्काउंट लगा के बेचे एमआरपी पे, तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी हमें डायरेक्टली पता होता है, अगर हमने कुछ डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एमआरपी क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है उसके बाद, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हैं, और अगर लॉस हो रहा था तो माइनस करते हैं। तो मेरे पास डायरेक्टली 100 में से 18 को घटाऊंगे तो ये बचेगा 82, और यहाँ पे अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो ये हो गया 130। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 41:65। कहता है कि जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है हम क्या करें, उसे 12% डिस्काउंट पे बेचें, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, 12% के डिस्काउंट पे बेचना है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। यहां पे अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इस पर 12% का डिस्काउंट मतलब 88/100, 88/100 का मतलब कितना हो गया मेरे पास, 22/25। ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस मेरा 41 बना हुआ है। आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से 5 से काटूंगा 13, और ये मेरे पास आएगा 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इधर, या फिर मतलब ये इधर ले जाओ, तो 41 इंटू में 5 ये आ गया 205, और यहाँ पे मेरे पास 13 इंटू में 22 करूंगा तो 26 286। कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 81 का हुआ। कितने पे हुआ, 405 205 पे हुआ। कितने परसेंट होगा, अच्छा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 35, एक है 39, एक है 40 और एक है 42। अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हैं कि 205 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो मेरे पास ये 20.5 आता है,
ठीक है, अगर मैं 81 को देखूं, ये 40% के आसपास कहीं जा रहा होगा, 40% निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 41 82 हो जाएगा। तो ये 40% से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा 39.5। अगर आप ऑप्शंस की मदद लेते हैं, ऑप्शंस की मदद नहीं भी लेते तो भी आप बेसिक से आराम से कर सकते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 205 इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 35% बहुत दूर है, वो पॉसिबल ही नहीं है, और बाकी 40 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं, फटाफट से सोल्व करेंगे। सिंपल सा सवाल है, किसका, ज्योमेट्री का। कहता है एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें क्या है डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। आगे कहता है एडी रेशियो डीबी, ये 4:5 है। ये अगर 4 रेशियो है तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, 5 रेशियो होगा। कहता है डी मेरे पास कितना है, 12 है। तो मुझे मान बता दो किसका, बीसी का मान बता दो, इसका मान बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस में हमने कई बार करा है कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है तो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अच्छा, छोटे वाले ट्राइंगल की मुझे साइड पता है 12, एडीई ट्राइंगल में एंगल ए के सामने है 12, तो बड़े वाले ट्राइंगल में एबीसी ट्राइंगल में एंगल ए के सामने मेरे पास क्या है, बीसी, डेट इज ये किसके बराबर होगा, छोटे वाले ट्राइंगल की एडी साइड ले लो, बड़े वाले ट्राइंगल की एबी साइड ले लो। तो ये 4 है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल की एबी साइड का रेशियो कितना होगा, 4 जमा 5 9 रेशियो। क्वेश्चन हो गया खत्म, 4 से काटूंगा 3, और यहाँ पे बीसी का मान कितना आ गया, 9 इंटू 3 27। ये मैंने लिख के करा। इस क्वेश्चन को विदाउट पेन मैं ओरली सोल्व कर सकता था, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आप सीधा का सीधा देखते कि सर मेरे पास, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। ये 4 5 है, ये मुझे 12 दे रखा है। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे पता है ये 9 रेशियो होगा। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अगर 4 रेशियो है तो बड़े वाले ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड 9 रेशियो है। 4 रेशियो अगर मेरा 12 के बराबर कर दूं मैं, तो 9 रेशियो किसके बराबर होगा, इंटू 3 है, तो 9 इंटू 3 ही हो जाएगा मेरे पास 27। क्या ये चीज समझ में आ गई? आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, ये पूरा रेशियो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड है और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बड़े ट्राइंगल की साइड निकाल रहा हूं, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 4 12 था, तो वो कितना होगा, 9 27, 3 गुना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क का सिंपल सा सवाल। कहता है 4 मेंस वर्क इज इक्वल्स टू 6 वुमेन्स वर्क। 4 आदमियों का काम 6 वीमेन के काम के बराबर है। तो 4 मैन वर्क किसके बराबर हो गया, 6 वीमेन के वर्क के। ये देखते ही सीधा सीधा मैं मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3:2। आगे कहता है मेरे पास 4 वीमेन्स वर्क इक्वल्स टू 6 बॉयज वर्क। तो 4 वीमेन का वर्क अगर 6 बॉयज के वर्क के बराबर है, तो वुमेन रेशियो बॉयज का रेशियो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी का, अगेन 3:2। कहता है कि अगर एक बच्चा एक काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है, तो मैन और वुमेन मिलके सेम काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो कुछ नहीं करना, मैं कहूंगा यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो, तो इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट क्या कर लेते हैं, वुमेन दोनों में कॉमन है, दोनों की वुमेन की एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास सबकी। बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 × 2 4। कितने दिन में काम करता है, एक दिन में अगर बॉय 4 काम करता है तो 60 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अगर मैं टाइम बताऊं कि कितने टाइम में एक मैन और वीमेन काम को कंप्लीट करेंगे, तो मैन और वीमेन की कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं टोटल वर्क को, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास जो मुझे चाहिए। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 × 3 9। वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 × 3 6। तो 9 + 6, 9 + 6 15 होगा। 60 को काटूंगा 4, 4 × 4 16।
क्वेश्चन हो गया खत्म। चले, क्लियर? आरबी वेबसाइट में लाइव वीडियो नहीं चल रही, वो मैं करवा दूंगा। स्पीड कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स की जो वीडियो डाली है वो देख लो, उसके बाद जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन से अगर आप डरोगे, कैलकुलेशन से अगर डरते रहोगे तो कभी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी। मुश्किल कैलकुलेशन भी है तो आप सोल्व करके तो देखो, जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगनी बंद हो जाएगी टाइम के बाद, और स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। किस साधारण ब्याज की दर से 16 साल के अंदर एक राशि अपने आप की 3 गुना हो जाएगी। अगर 3 गुना अपने आप की हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? जो मेरा प्रिंसिपल है उसका 2 टाइम्स, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। कितने टाइम में मिला? कितने टाइम में? 16 साल के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रिंसिपल इंटू में रेट कितना है निकालना है, टाइम है मेरे पास यहाँ पे 16 ईयर्स का, डिवाइडेड बाय 100। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, गलती से यहाँ पे 3 भी कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर एक राशि अपने आप की 3 गुना हो रही है तो मेरे पास अमाउंट आया 3p, प्रिंसिपल अगर p है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3p माइनस p डेट इज 2p। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। सिली मिस्टेक्स आपको सिलेक्शन से बाहर ले जा सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। मैं सोल्व करूंगा, 2 से काटूंगा, ये 8 आएगा। 8 बाई 100 12.5 होता है, मुझे पता है रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12.5%। खत्म हो गया, ऑप्शन की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है, वरना ऑप्शन की मदद से करते तो आप कह सकते थे कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, डायरेक्टली करना था। तो आप कहते हैं सर 2 गुना मेरी राशि के बराबर है सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 200% का इंक्रीमेंट हुआ है इनिशियल वैल्यू पे, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? टाइम कितना दे रखा है मेरे पास? 16 इंटू में ब्याज की दर जो होती है वो रेट परसेंट। डायरेक्टली आप यहां से रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं 12.5। जनरली हम ऐसे ही करते हैं इस सवाल को, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से जिन्होंने पढ़ा उनके लिए मैंने ऊपर वाला मेथड कराया, वरना हम ऐसे करते थे 1 लाइन। और ये ओरली हो जाता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी उस सवाल में। ऐसे ये वाला सवाल है, ये ओरली कर सकते हैं, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें पता है इस तरह के सवाल में पहले मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? 8x को उधर ले जाएंगे और x से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x अपॉन में 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8। स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू आएगी सोल्व करके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 66। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगेन पुलिसमैन और थीफ का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। द थीफ स्टार्टेड रनिंग at a speed of 10 km per hour and the policeman chased him at the speed of 12 km per hour in the same direction. What is the distance from the starting point when the policeman catch the thief? At what distance from the starting point will the policeman catch the thief? ठीक है, कहता है मेरे पास एक पुलिसमैन है और एक थीफ है। यहाँ पे मैंने रखा पुलिसमैन को और मैंने यहाँ पे रख दिया थीफ को। जो थीफ है वो 400 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। जैसे उसने पुलिसमैन को देखा, थीफ ने अपना क्या करा? भागना स्टार्ट करा। तो थीफ इस डायरेक्शन में भागेगा, पुलिस इस डायरेक्शन में भागेगी। कहता है पुलिस की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है, सॉरी, पुलिस की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस की दूरी पे जहां से पुलिसमैन ने उसे देखा था वो थीफ को पकड़ेगा। कैचिंग पॉइंट ये हो गया मेरा। कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि अब आप देखो, यहां से थीफ भाग रहा है, यहां से पुलिस वाला भाग रहा है, क्या दोनों के दोनों सेम टाइम टी के लिए भागेंगे? यहां से लेके यहां तक भागने में जितना थीफ को टाइम मिलेगा उतना ही पुलिस को इतना यहां से लेके यहां तक भागने में टाइम मिलेगा। तो टाइम हो गया कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर हो जाता है? स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? जो पुलिसमैन ने कवर करा और जो थीफ ने कवर करा, आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो के बराबर 12:10, और ये हो जाएगा मेरे पास 6:5। गिवन टाइम के अंदर अगर थीफ 5 रेशियो भागेगा तो पुलिसमैन 6 रेशियो भागेगा। तो हमें यही डिस्टेंस बताना है कि थीफ ने कितना कवर करा। तो थीफ का डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं। मेरे पास यहां से ये होगा 6 रेशियो, जो पुलिसमैन ने भागा वो भागा 5 रेशियो, तो डिफरेंस कितना रह गया? ये 1 रेशियो का।
1 रेशियो अगर 400 के बराबर है तो 6 रेशियो किसके बराबर होगा? 6 इंटू 400 2400, मतलब 2.4 किलोमीटर। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अगर थीफ का डिस्टेंस पूछते, थीफ ने पुलिस वाले को देखने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करा, तो हम 5 रेशियो का मान निकालते डायरेक्टली। एग्जाम में कितना करना होता है? एग्जाम में बस हम 6 रेशियो 5 लिखते हैं। मैं कहता 1 रेशियो 400 के बराबर है तो 6 रेशियो 2400 के बराबर, खत्म। एग्जाम बेस्ड अप्रोच सिर्फ इतनी सी होती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आता है, एक फिगर दे रखी है जिसका सेंटर हमें दे रखा है O। एंगल AOB मुझे 130 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 130 डिग्री है, तो मुझसे ये वाला एंगल पूछा है। अब क्या है इस सवाल के अंदर, अगर AB आर्क की बात करूं, ये सेंटर पे अगर 130 डिग्री एंगल बना रही है, यहाँ पे 130 डिग्री एंगल बना रही है, तो मेजर सेगमेंट पे क्या एंगल बनाएगी? 130 का आधा यही फॉर्मूला होता है, तो ये बनेगा 65। और अगर ये 65 बन गया तो इस पॉइंट को नाम मान लेता हूं M। तो AP, B और M क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा मेरे पास 180 माइनस 65, डेट इज 115। अगेन विदाउट पेन सोल्व किए जाने वाला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है x इक्वल टू 1/x माइनस 3, हमें x प्लस 1/x का मान बताना है। अब इसमें भी कुछ नहीं है, इस तरह के सवाल में आपको बस कन्वर्ट करना होता है। अब ये x और 1/x माइनस 3, मुझे x प्लस 1/x की फॉर्म चाहिए, तो डायरेक्टली तो यहां से नहीं मिल रही। इसे अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, हमने बहुत बार एसएससी में इस तरह का सवाल आया हुआ है, पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ पूछा है। अब इसे भी कोई नया सवाल बताने लग जाए तो फिर क्या ही बोले हम उसका। इसे इंटरचेंज करूंगा, x माइनस 3 को उधर ले गया और x को मैं इधर ले जाता हूं नीचे, लिख सकता हूं। अब यहाँ पे x माइनस 1/x किसके बराबर? 3 के बराबर। x प्लस 1/x चाहिए तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, ये होगा अंडर रूट में प्लस माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4, ये फॉर्मूला होता डायरेक्टली। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस माइनस √13 आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सारे पॉजिटिव है, प्लस माइनस √13 चाहिए तो मैं इस पर मार्क कर दूंगा। अगर यहाँ पे माइनस √13 भी ऑप्शन में होता तो मुझे चेक करना पड़ता कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं? हमें दे रखा है x 0 से बड़ा। अगर x 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। प्लस √13 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? अब ये वाला सवाल ठीक ठाक सवाल है, मिक्सचर चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की क्लासेस में देख लेते हैं इस टाइप के। कहता है अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट्स सिरप। मैंने एक वेसल को लिक्विड से भरा जिसमें 5 पार्ट थे वाटर के और मेरे पास 11 पार्ट थे सिरप के। कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। इस मिक्सचर के कितने पार्ट को मैं निकाल दूं और उसे रिप्लेस कर दूं किससे? पानी से, जिससे कि मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसके अंदर जो वाटर और सिरप का रेशियो है वो कितना हो जाए? वो हो जाए 3:2। अब इसे मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीके हैं इस सवाल को करने का। आप रेशियो मेथड से करना चाहें रेशियो मेथड से कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मेथड से करना चाहें कंसंट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। और इस तरह का अगर थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल भी बनता है तो वो भी उसमें और बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जिससे आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। वो बहुत मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं एक सिंपल से मेथड से आपको करा देता हूँ जो जनरली हम पढ़ते भी हैं बहुत बार। मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में मेरे पास वाटर और सिरप टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी? x लीटर्स मेरे पास वाटर और सिरप रहे होंगे, ठीक है। फिर मैंने इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल ली, मैंने इसमें से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कुछ क्वांटिटी निकाल लिया, तो मैंने कहा मैंने y लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, तो सॉल्यूशन कितना बचेगा? क्या मेरे पास जो क्वांटिटी है अब वो क्या हो गई? x माइनस वाई हो गई। अगर क्वांटिटी मेरे पास x माइनस वाई हो गई, क्या रेशियो चेंज होगा जब टोटल सॉल्यूशन निकालूंगा? नहीं, रेशियो नहीं बदलेगा। तो मेरे पास रेशियो अभी भी 5:11 मेंटेन्ड है, ठीक है। अब जितनी क्वांटिटी मैंने निकाली उतनी क्वांटिटी मैं क्या करूंगा? इसके अंदर वाटर को ऐड करूंगा। तो कितना निकाला था मैंने? y लीटर सॉल्यूशन निकाला था, तो y लीटर में वाटर ऐड करूंगा तो फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी? अगेन मेरे पास क्या हो गई? x लीटर हो गई, जिसमें मेरे पास वाटर और सिरप का रेशियो ये चीज। अगर मैं इन दोनों चीजों को देखूं तो यहां पे मेरे पास क्या सिरप में कोई बदलाव आया? अगर मैं वाटर और सिरप की बात करता हूं, सिरप मेरे
मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड। 5 पार्ट्स ऑफ विच पहले वाटर था और फिर सिरप था, सेकेंड केस में सिरप पहले था और वाटर ये था, तो ये 2:3 होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे मैंने इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, आप बस ये देखो इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, वाटर मिलाया है। सिरप को मैंने छेड़ा नहीं है, तो सिरप के रेशियो को हम इक्वेट कर देंगे। अगर मैं सिरप के रेशियो को इक्वेट करता हूं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 33 15, और यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 33 और यहाँ पे 20। सिरप बराबर हो गया। अब मैंने इसके अंदर कुछ वाटर डाला था, वाटर कितना डाला था मैंने, वाई रेशियो, वाई कितना हो गया है मेरे पास, मैंने डाला था वाटर 7, तो 7 लीटर मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करा है। ठीक है, वाई मेरा 7 के बराबर हो गया। टोटल क्वांटिटी कितनी थी मेरे पास, x थी, तो टोटल सॉल्यूशन में मैंने y निकाला और y लीटर बाद में वाटर डाला। टोटल क्वांटिटी किसके बराबर है यहाँ पे मेरे पास, जब रेशियो मेंटेन है, ये है 22 और रेशियो 33 रेशियो, तो इन दोनों का सम होगा मेरे पास 55 रेशियो, तो 55। तो कितने सॉल्यूशन को मैंने रिप्लेस करा, 7/55, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आप लास्ट वाली क्वांटिटी से चेक कर सकते थे, क्योंकि लास्ट वाली क्वांटिटी मेरी टोटल क्वांटिटी के बराबर है। अगर ये टोटल क्वांटिटी के बराबर नहीं होता तो मुझे इनिशियल वाले रेशियो को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन पे सोल्व करना पड़ता। चलें आगे। इस तरह के सवाल आपको मिक्सचर चैप्टर में बहुत सारे कराए हैं, अलग अलग मेथड से भी कराए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में इसे 2 या 3 बार रिप्लेस कर रहे होते तो मैं एक और मेथड जानता हूं जिससे इस क्वेश्चन को कराता मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंस विल गिव 3 साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन तीनों में से कौन सी 3 साइड हो सकती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सीधा सा फंडा होता है, अगर हमें साइड के बेसिस पे बताना हो कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है या नहीं है, तो हम ये पढ़ते हैं कि जो लास्ट वाली साइड होती है, अगर मैं इसे ए बी और सी मान लूं, तो जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड, सी स्क्वायर मेरा बड़ा होता है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सी स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इससे हम डायरेक्टली पता करते हैं। तो चारों में से हम एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे मेरे पास 63 है, 65 है, 62 है, 64 है, 64, 66, 65, 67 और 4 वैल्यूज रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सी स्क्वायर, ये सबसे बड़े वाली वैल्यू है, सबसे बड़े वाली में से उसके नियरेस्ट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो हमें देखना पड़ेगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा और इधर कर लेता, ए स्क्वायर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरा बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर से। ठीक है, मतलब एक सबसे बड़े वाली साइड में से एक उसके नियरेस्ट कोई भी साइड को मैं सब्ट्रैक्ट करूं उनके स्क्वायर को, तो मेरे पास जो सबसे छोटे वाली साइड है उसके स्क्वायर से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले वाले केस में देखूं तो मेरे पास 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, इसे कंपेयर करना है मुझे किससे, 16 स्क्वायर से। आप कहेंगे सर 65 माइनस 63 ये हो जाएगा 2, 65 प्लस 63 डेट इज 126। तो मेरे पास ये 16 स्क्वायर होता है 256, ये 256 को क्रॉस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फेल हो गई, ये नहीं हो सकता। अब मुझे ये चीज समझ में आई कि सब में 2-2 का गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो सिमिलर चीजें मैं सेम रिजल्ट सभी जगह यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 2 इंटू में 62 प्लस 64 डेट इज 126। क्या 2 इंटू में 126 बड़ा होगा 15 के स्क्वायर से, बिल्कुल बड़ा होगा। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आप इस तरीके से एग्जाम में चेक कर सकते हैं। अब ये छोटा सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4 ऑप्शंस में से। तो कैसे सोल्व करें, एक तरीका तो है हम पूरा पूरा सोल्व करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम इनिशियल वैल्यूज को निकाल के उस पर काम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 12% ऑफ मेरे पास 625 है, 12 को 6 से करूंगा तो 72,
लगभग। और 25 से भी 12 को 2.5 0.25 से 12 को करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू 75 आ जाएगी अगर आप पूरा सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने बस फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करा पहले सोल्व करने के लिए, जिससे कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊं अगर मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये 72 से बड़ी वैल्यू आएगी। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू 75 से बड़ी दिख रही है। 10 को 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा दिख रहा है 72 ही आएगा मेरे पास रिजल्ट, पूरा 10% को 720 से। 9 को 845 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 8 72 और 0.45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, मुझे बस ये बताना से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इन चारों में अगर कंपेयर करता हूं तो थर्ड वैल्यू ही मेरी सबसे छोटी है। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, इसमें आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाई चांस दो वैल्यू मेरी मतलब ऐसे आ जाती है 72 प्लस ये भी है ये भी है और ये वाली भी 72 प्लस होती तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। अभी मैंने फिर फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करा, एक रफ एस्टिमेट ले लिया और उसी से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके भी एग्जाम में अगर चारों को सीक्वेंस में और अरेंज करना है, सबसे छोटा कौन फिर उसके बाद कौन फिर उसके बाद कौन फिर उसके बाद कौन, तो उस केस में पूरी कैलकुलेशन भी की जा सकती है, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन होती है तो हम वन डिजिट तक 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन लगा के फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का। दोनों ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बड़े सिंपल पूछे गए थे। पहला तो साइन कोसेक 30 प्लस माइनस कोस 30 था, शायद कोस 60 था। ये कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमें इसका मान बताना है। अब कोस में दे रखा है, साइन में पूछा है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे सॉल्व हम? आप कहेंगे सर कोस और साइन में रिलेशन होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है। अगर कोस स्क्वायर एक उधर ले गया तो मेरे पास कोस किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। कोस को जनरली हम सी से ही डिनोट कर देते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को कोस से रिप्लेस करूंगा, साइन की पावर 4 है तो ये कोस स्क्वायर बनेगा, ये मेरे पास कोस क्यूब बनेगा। अब मुझे चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, साइन है, कोस है, 1 और 2। हमें पता है कोस है प्लस कोस स्क्वायर है 1 के बराबर है। अगर मैं इसमें कोस को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा कोस प्लस कोस स्क्वायर और ये तो मेरा है 1, तो मेरा आंसर क्या आया? कोस। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप दिस इज क्लियर। जिसके जो भी डाउट्स हैं क्लास रिलेटेड वो भी मैं ले लूंगा। कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई हो, कुछ पूछना है, आप मुझसे अभी पूछ पाएंगे। 25 के 25 क्वेश्चन आज की क्लास के खत्म हो गए। कल वाली क्लास में हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही था। एनीवन, किसी को किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। मैं आप कमेंट्स रीड कर रहा हूं, आपको कुछ और पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग बेसिक रिवाइज करके रखेंगे पहले से तो मेरे लिए आसानी होगी मेंस बैच में कि मैं फटाफट से सिर्फ मुश्किल मुश्किल चीजें करा दूं।